गांव की रसूखदार मुखियायन कमला आराम से सोफे पर बैठी थी। तभी शारदा रसोई का सारा काम खत्म करके उसके पास आती है। मालकिन, रसोई का सारा काम हो गया है। बर्तन मांज दिए हैं और खाना भी बनाकर ढक दिया है। ठीक है, ठीक है। वो मालकिन, एक छोटी सी अर्ज थी। अगर इस बार के त्योहार का बोनस थोड़ा पहले मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। क्या क्या कहा? बोनस? मती मारी गई है तेरी। मालकिन, आज शाम को मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उनके चाय पानी और खातिरदारी के लिए थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं, बस इसीलिए। तेरा तो हर बार का यही नाटक है शारदा। कभी बेटी की बीमारी तो कभी बेटे की पढ़ाई। इतने रुपए एडवांस ले जाती है, फिर भी तेरी ये जन्म जन्म की गरीबी नहीं मिटती। ऐसा मत कहिए मुखियायन जी, मैं दिन रात एक करके आपके घर की नौकरी करती हूँ। जुबान मत लड़ा मुझसे। मुखियायन हूँ मैं इस गांव की। अपनी औकात मत भूल। चल निकल अभी के अभी यहाँ से, और आज से तेरी नौकरी भी खत्म। पर मालकिन, बोला ना निकल। बहुत देख ली तेरी नौटंकी। बेबस शारदा रोती हुई खाली हाथ बाहर निकल आती है। शाम को शारदा के घर लड़के वाले आते हैं। हाँ तो बहन जी, लड़की तो हमें बहुत पसंद है। जी, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझो? हाँ हाँ, पक्का ही है शारदा बहन। पर हमारे भी समाज में कोई नाक है, इज्जत है। एक लौता बेटा है हमारा। जी बहन जी, आप जो कहेंगे हम अपनी हैसियत के हिसाब से आपको दे देंगे। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो समाज के कारण हमें ऐसा करना पड़ता है। कुछ ज्यादा नहीं, बस एक गाड़ी, सोने की चेन और रिश्तेदारों के लिए बढ़िया तोहफे और 5 लाख नकदी। इतना तो बनता ही है। बहन जी, मैं तो दूसरों के घर में काम करके घर चलाती हूँ। गाड़ी भी और नगद भी दोनों तो मुश्किल है। ओह, पर हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। जब गाड़ी का इंतजाम हो जाए तो आप हमें बता देना। ठीक है, तब हम चलते हैं। पहले नौकरी छूटी और अब बेटी का रिश्ता भी टूट गया। किस्मत जैसे शारदा की परीक्षा ले रही थी। अगले दिन आकाश कंधे पर बैग लटकाए घर लौटता है। उसके साथ उसका दोस्त भी था, जो मुंह में पान चबाते हुए अंदर आता है। माँ, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं बेटा, मालकिन ने नौकरी से निकाल दिया, और कल जो लड़के वाले आए थे उन्होंने भी भारी दहेज की मांग की। वैसे तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ बेटा, मिल गई क्या? नहीं माँ, नौकरी नहीं मिली। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने आगे का एक बहुत बड़ा प्लान सोचा है, जिसमें टीटू भी हमारा साथ देगा। अरे वो कहा है ना अम्मा जी, शहर वाले बहुत बढ़िया मोमोज बनाते हैं, तो अपना भाई मोमोज की विधि सीख कर आया है। हाँ माँ, हम अपना खुद का मोमो स्टॉल लगाएंगे। अरे भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आजकल मोमो तो सब बहुत पसंद करते हैं। हाँ दिव्या, और हम ऐसे अलग अलग तरह के मोमोज बनाएंगे कि हमारी दुकान चल पड़ेगी। लेकिन ये ठेला लगाने का पैसा वो कहाँ से आएगा? अरे काहे चिंता करती हो अम्मा, हम बनेंगे ना तुम्हारे इन्वेस्टर। कुछ दिनों में सड़क किनारे शारदा का मोमो स्टॉल तैयार खड़ा था। और बताओ, सुबह से कितनी कमाई हुई? गल्ला तो भर गया होगा, हैं? कहाँ टीटू भैया, गल्ला भरना तो दूर की बात है, यहाँ तो बौनी भी नहीं हुई है। अरे टेंशन ना लो सिस्टर, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तभी एक शराबी ग्राहक लड़खड़ाते हुए ठेले के पास आकर खड़ा हो गया। झूम बराबर है भैया, झूम बराबर झूम। माँ, इसने तो पी रखी है, इसको भगा देते हैं। अरे ये हमारा पहला ग्राहक है, और ग्राहक तो भगवान समान होता है ना। ए भाई, ये सफेद रसगुल्ला कितने का दिया रे? भैया, ये रसगुल्ला नहीं है, मोमो है। मोमो? ये कहते हुए ग्राहक जोर जोर से रोने लगता है। साला, आज मोमो तो वो होती हमारे बच्चों की, लेकिन हमको मामा बनाकर चली गई। ए, क्या चाहिए? सीधे सीधे बताओ ना। पौआ मिलेगा? ए मालिक,
मोमो खाइए, हवा खाइए, लेकिन ये जूता खाने वाली बात काहे कर रहे हैं? अरे बेटा टीटू, ग्राहक से ऐसे नहीं बात करते। ठीक है अम्मा, इनसे तो हम मुक्कालात करते हैं। देखते ही देखते अचानक तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये कैसा तूफान आ गया, सब सामान भीग जाएगा। जल्दी करो, छपड़े को पकड़ो। ठीले का छपड़ा तेजी से फड़फड़ाने लगा और उसे पकड़ने की कोशिश में टीटू छपड़े सहित हवा में उड़ गया और पास पड़े कीचड़ के ढेर पर धड़ाम से जा गिरा। उई अम्मा! अरे टीटू भाई, आप ठीक तो है ना? आई गुड सिस्टर। तूफान ने सब तबाह कर दिया था, पर शारदा और उसके बच्चों का हौसला नहीं। उन्होंने नया छपरा लगाकर फिर से शुरुआत की। बारिश की ठंडी हवाओं में मोमो की खुशबू का ऐसा जादू चला कि लोग खींचे चले आ गए। भैया जल्दी 1 प्लेट पनीर मोमो लगाना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरे लिए 2 प्लेट फ्राइड मोमो, चटनी थोड़ी एक्स्ट्रा कर देना। दिव्या ने स्टीम मोमो को गर्म कढ़ाई में डाला तो वो कुरकुरे होकर बाहर आए और वही आकाश अपने हाथ की बनी चटनी प्लेट में सजा रहा था। ये लीजिए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे। ग्राहक ने जैसे ही चटनी के साथ मोमो चखा, उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। वाह भाई, क्या स्वाद है! ऐसा मोमो तो पूरे गांव में कहीं नहीं मिलेगा। या राइट, बहुत टेस्टी है। अब 1 प्लेट घर के लिए भी पैक कर दो। और देखते ही देखते उनके मोमो के ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी। दिव्या, ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। तुम जरा ये मोमो पकाओ, मैं घर से और सामान लेकर आता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, पर जल्दी आना। आकाश के वहाँ से जाते ही करण और सूरज बाइक से वहाँ आ पहुँचते हैं। वाह यार, खुशबू तो सच में बहुत बढ़िया आ रही है। नई दुकान खुली है क्या? जी भैया। चलो आज यहीं के मोमो ट्राई करते हैं। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। ये आवाज सुनकर करण उस तरफ घूमता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी हाथ फैलाए खड़ा था। माफ करना बाबा, मैं खुले पैसे नहीं लाया। सूरज तू? भाई मैं तो ऑनलाइन ही पैसे देने वाला था। आप लोग चिंता मत करिए बाबा, ये खा लीजिए। दिव्या 1 प्लेट गर्मा गर्म मोमो और पानी लेकर उस बूढ़े बाबा को दे देती है, साथ ही गले से कुछ पैसे निकालकर उसे दे देती है। जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारी दुकान खूब चलाए। पास खड़ा करण दिव्या के इस अच्छाई और साफ दिल को देख रहा था। अब हमारे लिए भी 2 प्लेट मोमो लगाना। जी भैया। और दिव्या मुस्कुराकर उनकी तरफ प्लेट बढ़ाती है। शारदा मोमो स्टॉल के चर्चे अब मुखियायन कमला के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। हाँ, 2 चीज से हमें सख्त नफरत है, एक गरीब भिखारी और एक बासी तरकारी। उसको देखते ही जी जल उठता है मेरा। मालकिन, एक ठेला ही तो लगाया है, उससे वो आपकी बराबरी थोड़ी ना कर लेगी। अरे आप मुखियाइन हैं। अरे चीटी को सिर पे चढ़ते देर नहीं लगती, और उससे पहले कि वो सिर पे चढ़े उसे रास्ते में ही मसल देना चाहिए। कमला तुरंत अपना फोन उठाती है और फूड इंस्पेक्टर को कॉल लगाती है। अरे मुखियाइन जी, शांत हो जाइए। सरकारी काम का एक नियम होता है, हम ऐसे सीधे ठेले पर छापा नहीं मार सकते। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो ठेला किसी भी कीमत पर बंद चाहिए। आप चिंता मत करिए, बस 1-2 दिन का समय दीजिए। पहले हम कुछ नकली सबूत जुटाएंगे और फिर ऐसा कानूनी शिकंजा कसेंगे कि दोबारा ठेला दिखेगा ही नहीं। ठीक है, पर काम जल्दी हो जाना चाहिए। उस पहली मुलाकात के बाद करण अब अक्सर मोमो स्टॉल पर आने लगता है। अरे आप बताइए, आज कौन सा मोमो खाएंगे? जो आपको पसंद हो बस वही लगा दीजिए। अरे आप मेरी पसंद जान के क्या करेंगे, अपना बताइए ना। मुझे जानना है, क्योंकि मेरे लिए आपकी पसंद बहुत मायने रखती है। दिव्या हैरान नजरों से करण की तरफ देखती रहती है। मुझे आप बहुत पसंद है, आपकी सच्चाई और अच्छाई मेरे मन में बस गई है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। दिव्या करण की बात सुनकर हैरान खड़ी रह जाती है। तभी सामान लेकर आकाश वहाँ पहुँचता है। क्या बात हो रही है यहाँ? कुछ नहीं, बस मोमो का ऑर्डर ही दे रहा था। अच्छा दिव्या, गर्मा गर्म मोमो लगाओ इनके लिए। करण घर लौटकर सीधे अपने माता पिता के आगे अपनी पसंद का इजहार करता है। कौन? वो मोमोज वाली?
अरे उसी के घर तो हम कुछ दिनों पहले तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे। ये सुनकर तो करण के चेहरे की रौनक ही बढ़ जाती है। क्या सच में माँ? इसका मतलब आप लोग पहले से ही दिव्या को जानते हैं? हाँ, पर तब बात और थी। अब हम उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। पर क्यों पापा? अरे कुछ नहीं, उनके पास मामूली सी 4 पहिया गाड़ी देने की भी हैसियत नहीं है। अब तुम ही बताओ, मैं अपना इकलौता बेटा ऐसे किसी कंगाल घर में कैसे ब्याह दे सकती हूँ? लोग समाज देखेंगे तो थू थू करेंगे ही ना। लेकिन माँ, मुझे समाज की नहीं पड़ी और ना ही मुझे कोई गाड़ी वाड़ी चाहिए। ठीक है, गाड़ी को मना कर देंगे, लेकिन फिर भी हमारा और उनका कोई मेल ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वो दोनों कहाँ हैं मुझे नहीं मालूम पापा। मुझे तो बस दिव्या का पता है। अरे बाप रे, देखिए ये तो उस लड़की के प्यार में पूरा पागल हो चुका है। जादू टोना कर दिया है उस लड़की ने मेरे बेटे पे। माँ प्लीज, आप दिव्या के बारे में कुछ भी मत बोलिए। वो एक बहुत अच्छी लड़की है और चाहे जो हो जाए, शादी मैं उसी से करूंगा। अगली सुबह फूड इंस्पेक्टर एक आम ग्राहक बनकर मोमो स्टॉल पहुंचता है। सुनिए मैडम, एक प्लेट स्टीम्ड मोमो लगाना जरा। जी अभी लगाते हो। टीटू भैया, उनके लिए एक प्लेट लगा दीजिए। ये लीजिए सर, एकदम गर्मा गर्म और कड़क मोमोज। फूड इंस्पेक्टर मोमो की प्लेट लेता है और जैसे ही दिव्या और टीटू दूसरे ग्राहकों को संभालने में व्यस्त हो जाते हैं, वो चुपके से अपनी जेब से एक मरा हुआ कीड़ा निकालकर मोमो के बीच में डाल देता है। अरे ये क्या है? थो, ये कैसा घटिया मोमो खिला रहे हो तुम लोग? इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर आसपास खड़े ग्राहक चौंक जाते हैं। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? ये लो, अपनी आँखों से देखो। तुम लोग यहाँ लोगों को सड़ा गला खाना खिला रहे हो। पता नहीं कितना दिन पुराना मोमो था ये, जो इसमें कीड़े पड़ गए हैं। क्या कीड़े? अरे हमारी सिस्टर ने इसे आज ही बनाया है। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ तो तुम बोल रहे। ये हमको फंसाने की कोई साजिश हो रही है। वो तो शुक्र मानो कि आकाश भाई यहाँ नहीं है, वरना तुम्हारा ना ये हुलिया बिगाड़ देते। ज्यादा बोला ना तो एक उल्टे हाथ की पड़ेगी। क्यों उल्टे हाथ क्यों? सीधे हाथ में मेहंदी लगी है क्या? बहुत जुबान चलती है तेरी, हैं? अभी बताता हूँ। फूड इंस्पेक्टर अपनी जेब से अपना सरकारी पहचान पत्र निकालता है। मैं यहाँ का फूड इंस्पेक्टर हूँ। मुझे शिकायत मिली थी कि यहाँ गंदा खाना बिकता है और आज वो सच साबित हो गया। तुम लोग लोगों की जान से खेल रहे हो। नहीं सर, ऐसा मत कहिए, हम बहुत साफ सफाई से काम करते हैं। अब कोई दलील नहीं चलेगी। ये ठेला अभी के अभी सील किया जाता है। ठीक उसी समय करण और सूरज वहाँ पहुँचते हैं। दिव्या को रोता देख करण बीच बचाव करने आगे आ जाता है। इंस्पेक्टर साहब रुकिए, बात क्या हुई है? ए लड़के, तू बीच में मत पड़। आप ऐसे किसी का ठेला नहीं बंद करा सकते। मुझे कानून मत सिखा। इस ठेले पर कीड़े वाला खाना बेचा जा रहा है तो इसे बंद करने का अधिकार है मेरे पास। ऐसा नहीं हो सकता। मैं रोज यहाँ मोमो खाता हूँ। ये लोग बहुत साफ सफाई से काम करते हैं। अबे ज्यादा वकालत की ना तो तुझे भी अंदर करवा दूंगा। चुप, तमीज से बात कर। अधिकारी है या गुंडा? अच्छा, तो तुम लोग मिलकर मेरे साथ गुंडाई दिखाओगे। फूड इंस्पेक्टर एक फोन घुमाता है और पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहाँ आ रुकती है। देखिए सर, ये लड़के मुझे मेरी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। इन सबको तुरंत अंदर डालिए। कानून हाथ में लेने का बहुत शौक है तुम लोगों को, हैं? चलो थाने चलो, वही तुम्हारी सारी नेतागिरी निकालेंगे। कमला आज बहुत खुश थी क्योंकि शारदा का ठेला बंद होने की खबर उसके कानों तक पहुंच चुकी थी। अब मालकिन, आपके लिए फोन है। किसका? मालूम नहीं। कमला फोन अपने कान में लगाती है। दूसरी तरफ की आवाज सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। क्या? कब? पर क्यों? मैं अभी आती हूँ। कमला बदहवास हालत में तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचती है। इंस्पेक्टर साहब, आखिर किस जुर्म में आपने मेरे बेटे को गिरफ्तार किया है? जानते नहीं मैं कौन हूँ? मुखियाइन हूँ मैं इस गांव का। मुखियाइन जी, हमें सब मालूम है, लेकिन आपका बेटा सरकारी काम में दखल दे रहा था। कानून सबके लिए बराबर है। कमला गुस्से में पैर पटकती हुई लॉकअप की तरफ बढ़ जाती है। करण, तुम्हारे चक्कर में आज मेरा सीधा साधा बेटा जेल भी पहुंच गया।
कितनी बार बोला है कि इससे दूर रहो, लेकिन अब अपने आड़े टेढ़े कामों में भी तुमने इसे लगा दिया। माँ, मैं बस अपने दोस्त का साथ दे रहा था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो फूड इंस्पेक्टर गलत तरीके से हमारी भाभी का ठेला बंद करा रहा था, तो मुझे बीच में आना पड़ा। तभी फूड इंस्पेक्टर लॉकअप के पास अपनी हेकड़ी झाड़ने आता है। देखा मुखियान जी, पहुंचा दिया ना इन सबको जेल के अंदर। हाँ, हूं ना मैं काम का आदमी। करण और सूरज के तो होश उड़ जाते हैं। वो दोनों हैरान होकर कमला की तरफ देखने लगते हैं। अरे चुप कर जा बेवकूफ, तूने मेरे बेटे को जेल में बंद करवा दिया। माँ, ये सब साजिश आपने रची थी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बेटा वो ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तू पहले इस जेल से बाहर आ, फिर हम घर चलकर सब बात करेंगे। नहीं, अब मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। आपने एक बेकसूर और गरीब परिवार के साथ बहुत गलत किया है माँ। जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, मैं यही रहूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं खुद अभी शारदा का ठेला वापस खुलवाती हूँ। अब तो अपनी माँ की बात मान ले। बाहर आ जा बेटा। बेटी की जिद के आगे मुखियायन का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। तालियों की गूंज के साथ एक बार फिर शारदा मोमो स्टॉल खुल चुका था। ये सब आज सिर्फ तुम बच्चों के साथ की वजह से मुमकिन हो पाया। भगवान तुम सबको हमेशा खुश रखे। हाँ, मेरी गैर हाजिरी में आप लोगों ने परिवार की तरह मेरी माँ और बहन का साथ दिया है। अरे आकाश भाई, सिर्फ मुंह जुबानी तारीफ से काम नहीं चलेगा। अब तो बढ़िया पार्टी चाहिए। आखिरकार हमारी सिस्टर को इतना हीरा जैसा लड़का जो मिला है। क्यों जीजा जी? हाँ, और अम्मा, आज शाम को माँ और पापा दिव्या और मेरी शादी की बात पक्की करने घर आ रहे हैं। शादी का नाम सुनते ही दिव्या परेशानी से अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करिए। पापा माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब लेन देन को लेकर कोई बात नहीं होगी। हाँ, अब तो बस शहनाई बजने की देरी है। अरे वाह, तब इसी बात पर हो जाए मम्मोज पार्टी। मुश्किलों की भारी बारिश के बाद आखिरकार शारदा के जीवन में अब खिली हुई धूप थी। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, करण के घर वालों ने कितने लाख की मांग की थी? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।